Good morning to everyone. Today we will discuss about the Coulomb's law, which is in semester 3, और ये MJC वाले केवल पढ़ेंगे। एंड इसको जो ये पोर्शन है वो MIC वाले 4 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो MIC वालों के लिए केवल थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन रहेगा, और MJC वालों के लिए थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन भी रहेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पोर्शन रहेगा, ठीक है ना। तो उसी पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही जो यूनिट 1 है उसी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कूलम्स लॉ, ठीक है ना। व्हाट इज कूलम्स लॉ? आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कि दो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज, मान लिया 2 पॉइंट चार्जेज हैं, Q1 एंड Q2 हैं, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, ठीक है ना। और इनके मान लीजिए कि बीच की डिस्टेंस r है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये उसका स्टेटमेंट है, और इसको लैंग्वेज फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, रेस्ट मतलब स्टेशनरी है, स्टेशनरी इज क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ, साथ में मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, दोनों चार्जेज या कई चार्जेज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें गॉस लॉ हम लोग देखेंगे, एक जनरल फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इज इनवर्सली proportional to the square of the distance, square of the distance between them, ठीक है। तो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस और दो चार्जेस का प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसे लिखेंगे। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान लिया ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना, ये Q2 है, ये Q1 है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो फोर्स क्या होगा? जो फोर्स होगा इस डायरेक्शन में F, और r एक यूनिट वेक्टर r होगा, ठीक है ना। तो ये इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि मान लिया 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो फोर्स जो होगा वो कितना होगा? तो फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर क्या है यहाँ पे? ये आर स्क्वायर, ठीक है ना। इनके बीच की मान लिया डिस्टेंस आर है, तो ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस फोर्स कांस्टेंट को अगर हटाएंगे, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर इस फोर्स को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रखना पड़ता है हमको। तो ये F इक्वल टू कितना हो जाएगा? के मान ले कोई कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये क्या कहलाता है। अब इसको हम लोग एक वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा। इन वेक्टर फॉर्म, इन, ये एक मतलब जनरल फॉर्म हो गया। अभी के की वैल्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज के। इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया। वेयर इनकी मीनिंग बता देते हैं कि क्या क्या है। वेयर, वेयर के क्या है। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम लोगों ने के रखा है, ठीक है ना। आर कैफ क्या है। आर कैफ इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन Q1 टू Q2, ठीक है। एफ क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। एफ क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के कारण कितना फोर्स होगा। ये मान लिया Q2 चार्ज है और इस पे हम लोग को फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके कारण कितना हो जाएगा फोर्स, दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो और Q2 इज इक्वल एन अपोजिट, द फोर्स ऑन Q1 क्या हो जाएगा, ड्यू टू Q2, द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना हो जाएगा, इक्वल होगा, इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ। ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एफ, ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, साइन का वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना। तो अगर Q2 पे निकाल रहे हैं तो प्लस साइन के साथ आएगा, अगर ड्यू टू ऑन Q2 निकाल रहे हैं, Q1 पे निकाल रहे हैं तो क्या होएगा, उसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक जनरल फॉर्म देख लिए। अब इसका जनरल फॉर्म हम लोग देखते हैं, मोस्ट जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कूलम ला क्या होगा। ये मान लिया आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई है, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 है, ये R2 है, ये R1 है, ठीक है ना, डिस्टेंस। ये क्या है, R12 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, R2 क्या है, वेक्टर से हम लोग देखेंगे, अगर R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R12। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे,
ये Q2 है तुम्हारा। ठीक है, ये R1 है, ये R12 है, दोनों Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस। तो अब ये जनरल फॉर्म कितना हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू R1 प्लस R12। ठीक है, वेक्टर में सिंपल वेक्टर रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो R12 कितना हो जाएगा, R12 R2 माइनस R1। ठीक है, माड कितना हो जाएगा, माड वेक्टर R12 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माड R2 माइनस R1। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, सो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, Q2 पे कितना फोर्स होगा ड्यू टू Q1, तो ये कितना हो जाएगा, F इसको लिखेंगे F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू K, एक कांस्टेंट रखेंगे, Q1 Q2 बाई मॉड वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 इंटू क्या हो जाएगा, का क्यूब वेक्टर R12। ठीक है, ये क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, इंटू मल्टीप्लाइड बाई R12। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R12 यूनिट वेक्टर वेक्टर, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसमें कंफ्यूजन होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये मोस्ट जनरल फॉर्म है। ठीक है, ये इसका मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि जनरल फॉर्म, मोस्ट जनरल फॉर्म। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज के, जो हम लोगों ने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखा था, तो उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को समझते हैं। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स, नंबर वन, सिस्टम यूनिट, सिस्टम की यूनिट पे डिपेंड, किस सिस्टम में आप सीजीएस में ले रहे हैं, एसआई में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं। ठीक है, और नेचर ऑफ द मीडियम, दूसरा नेचर ऑफ द मीडियम, किस में है, एयर में है, वैक्यूम में है, एयर और वैक्यूम, किस में आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो अब यूनिट डिस्कस करते हैं। यूनिट्स में क्या आएंगी, एक तो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस, और दूसरा एमकेएस, ये आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा। तो के इक्वल टू 1 जो होगी इन वैक्यूम होगा, वैक्यूम, और फोर्स कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर। ये डाइंस में आएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, डाइंस। ठीक है, और एमकेएस में क्या होगा, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम, वैक्यूम में होगा,
और इसका जो फ्री, ये क्या है, फ्री स्पेस परमिटिविटी है, फ्री स्पेस परमिटिविटी। फ्री स्पेस परमिटिविटी है। और इसमें यूनिट कितना आएगी, फोर्स कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इंटू आर कैप। ये किस में आएगा, न्यूटन में। तो एमकेएस में न्यूटन्स में आता है, और इसमें क्या आता है, डाइन्स में, ठीक है ना। तो सीजीएस यूनिट में जब भी आपको लिखना होगा फोर्स, वो डाइन्स में लिखेंगे, और एमकेएस यूनिट में आप हमेशा न्यूटन्स में लिखेंगे, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और डिस्कस कर देते हैं। इफ इफ चार्जेस आर चार्जेस आर situated इन मीडियम, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्री स्पेस या वैक्यूम में, ठीक है। अगर कोई मीडियम है जिसका मतलब परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मीडियम हैविंग परमिटिविटी, देन फोर्स कितना हो जाएगा, देन फोर्स मान लिया एफ, कोई डैश है, ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ना होके एप्सिलॉन मतलब फ्री स्पेस परमिटिविटी नहीं है ये, ठीक है ना, मीडियम की परमिटिविटी है, इंटू Q1 Q2/r² इंटू यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन represent the degree to which electric charges which electric charges can influence the the medium, ठीक है। सो एफ हमारा, एफ अपॉन एफ डैश अगर निकाला जाए, एफ अपॉन एफ डैश कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन फ्री स्पेस। ये है क्या एक्चुअली में, ये एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। या इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप के से रिप्रेजेंट करते हो या किससे करते हो। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। और एप्सिलॉन की कितनी वैल्यू होती है, फ्री स्फीयर परमिटिविटी के 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। या फैरड पर मीटर भी होती है यूनिट, फैरड पर मीटर, ठीक है ना। फैरड है ये, फैरड पर मीटर। यूनिट इसकी दो यूनिट होती हैं, एक फैरड होती है, दूसरी
फैरेड पर मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 1 कूलम कितना होता है? 3 × 10⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट चार्ज। 1 न्यूटन कितना होता है? 10⁵ डाइन। अगर आप लोग को ये MKS से उसमें CGS में कन्वर्ट करना हो, या CGS से ये इसका यूज कर सकते हैं। 1 न्यूटन जो होगा 1 × 10⁵ डाइन के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको, ये इनकी वैल्यू है कांस्टेंट्स की। ठीक है, तो हम लोग आज जस्ट एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा है आज। तो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया कूलम्स लॉ। So it is the force between 2 point charges at rest is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance। ठीक है ना, ये दो प्रोडक्ट के मतलब चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट है और ये इसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन है। मोस्ट इन वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये दोनों चार्जेज हैं अपन आर स्क्वायर, मान लिया Q1 एंड Q2 है। यहाँ पे Q2 पे हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। तो मैंने ये भी बताया कि अगर Q1 पे निकाल रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उतना ही होगा बट इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है ना, अपोजिट साइन के साथ। ठीक है ना, इसका वेक्टर फॉर्म ये है। एंड के क्या था? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। एक आर कैप क्या था? यूनिट वेक्टर था इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 टू Q2। एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 वो हम लोग जो निकाले, अगर यही फोर्स हम लोग Q1 पे निकालें ड्यू टू Q2 निकालें तो क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है ना, मतलब -F होगा। मोस्ट जनरल फॉर्म हम लोग इसके बाद डिस्कस किए। तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये कितना आएगा? Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है ना, दिस इज मोस्ट जनरल फॉर्म। अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैल्यू ऑफ के कैसे डिपेंड करेगी। तो सिस्टम यूनिट पे डिपेंड करेगी। दूसरा है कि उसके मीडियम पे डिपेंड करेगी, एयर में ले रहे हैं या कोई मीडियम में ले रहे हैं या वैक्यूम में ले रहे हैं। ठीक है, तो CGS यूनिट में के की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। एंड तो फोर्स कितना हो जाएगा? F इक्वल टू के की वैल्यू अगर 1 हो गई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर कैप। ये क्या हो जाएगा? डाइंस में। ठीक है, यही MKS में अगर के की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/4πε0 इन वैक्यूम में। ठीक है ना, यही अगर मीडियम में हम लोग देखेंगे तो 1/4πε0, एप्सिलॉन नहीं रहेगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, जो कि फ्री मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है ना, तो फोर्स कितना हो जाएगा फ्री स्पेस में? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर यूनिट। ये क्या आ जाएगा किस यूनिट में? न्यूटन्स में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया अगर कोई चार्जेज है जिनका मतलब डायलेक्ट्रिक का ये परमिटिविटी क्या है, मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो फोर्स कैसे चेंज होता है? मान लिया F डैश हो जाता है। ठीक है ना, तो उसको लिखेंगे 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है ना, यही न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है ना, ये किस में आ जाएगा? न्यूटन में। न्यूटन का सिंबल N होता है। ठीक है ना, हमेशा आप लोग N पाओगे कहीं कहीं। ठीक है ना, या पूरा लिखना हो तो लिख सकते हैं, या जो जो भी आप कन्वीनियंट समझें। ठीक है ना, तो इसी तरह से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया कि अगर इनका रेशियो ले लिया जाए फोर्स का तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी होती है, या इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है ना, आर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने डिफाइन किया डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ के कितनी होती है? 1/4πε0 की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस में कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैरेड पर मीटर होती है। अब इसको अगर मान लिया आपको CGS यूनिट में कुछ दे दिया गया है, कुछ मतलब MKS में दिया गया है, तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए।
और उसको फिर सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, ये 10 पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। तो या डाइन, एक डाइन इक्वल टू 10 पावर -5 न्यूटन, ठीक है ना। तो इसको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका यूज करके। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं।